कभी आपके साथ आपके करियर में ऐसा हुआ है कि आपने कोई ऑपरेशन किया हो पर आपके हाथ काँप गए हों उस टाइम? तो जब कांपने लगे तब तो बंद ही कर देना चाहिए ऑपरेटिंग। वो सुबह उठ के ये पहले चेक कर लेते हैं सब ठीक है। जितने मल्टीपल स्टेंट लगेंगे उतना ही चांस है कि कोई ना कोई स्टेंट या सारों में कुछ ना कुछ ब्लॉकेज आएगा। तो इसका चेकअप ज़रूर होना चाहिए। और अगर जो चेकअप में निकलता है कि वो ब्लॉकेजेस वापस आ रहे हैं तो फिर एंजियोग्राफी करनी पड़ती है। उससे पता लग जाता है कि कितना रिस्क है। ये चेतावनी मैं देना चाहूँगा कि अगर जो आपके स्टेंट है या बाईपास सर्जरी भी हुई है, बाईपास के लिए तो हम एनुअल चेकअप कहते हैं, स्टेंट्स के लिए मल्टीपल स्टेंट्स हैं तो एवरी 6 मंथ्स कहते हैं। सो इसीलिए ये भूलना नहीं है कि हार्ट डिजीज़ है, उसकी हिफाजत करनी है। आए दिन खबरें आ रही हैं किसी 25 साल के इंसान को हार्ट अटैक पड़ गया, किसी 30 साल के इंसान को हार्ट अटैक पड़ गया। तो ये जो हार्ट अटैक पड़ने की उम्र है ये धीरे-धीरे एकदम घटती जा रही है एंड सडन राइज इन केसेस। सर क्या कोविड वैक्सीन या कोविड का कोई लेना-देना है इससे? सो देखो ये चिंता का सब्जेक्ट है, क्योंकि हमें भी ये तो एहसास पहले भी था कि यूरोप या अमेरिका की तुलना में हमारे लोगों को 10 साल कम एज पे हार्ट अटैक होते हैं या हार्ट डिजीज़ बढ़ती है, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल सेडेंटरी हो गया है। तो टू प्राइम द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एटलीस्ट 40 मिनट की ब्रिस्क एक्सरसाइज करनी चाहिए। ब्रिस्क कुड बी अ वेरी फास्ट वॉक, it could be running, it could be treadmill, it could be any exercise for 40 minutes at least 4 times a week. आज के दिन हम कहते हैं कि अपने जीन्स को पहचानिए। अगर जो आपकी फैमिली में है तो आपको पता है कि अगर जो फादर मदर को होगा या अंकल वगैरह को, तो आपको डबल चांस होगा हार्ट डिजीज का। हमारे साथ है डॉक्टर नरेश त्रेहन जो कि हैं चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर मेदांता। सर मेरा एक सवाल आपसे ये है, ऐसा कहा जाता है जो सर्जन्स हैं उनके हाथ कभी कांपते नहीं हैं। कभी आपके साथ आपके करियर में ऐसा हुआ है कि आपने कोई ऑपरेशन किया हो पर आपके हाथ कांप गए हों उस टाइम? तो जब कांपने लगे तब तो बंद ही कर देना चाहिए ऑपरेटिंग। वो सुबह उठ के ये पहले चेक कर लेते हैं सब ठीक है। पर कभी कोई ऐसा केस आया हो क्या जहाँ कि आपके हाथ जिससे कांपे आप हो ऑपरेट नहीं, करते अभी टाइम? तक तो नहीं हुआ, होपफुली। ओह ग्रेट। सर मेरा एक सवाल आपसे ये है, जब भी हम हार्ट सर्जरी की बात करते हैं 3 टर्म्स ऐसे हैं जो हमें बहुत सुनाई देते हैं, इन्वेसिव, नॉन इन्वेसिव और इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी। सर अगर आप हमारे दर्शकों को बहुत ही आसान भाषा में समझा दें कि तीनों में फ़र्क क्या है? उसमें एक चौथा आप ऐड कर सकते हो, मिनिमल इन्वेसिव। जी। क्योंकि बहुत सारी सर्जरीज आजकल हम इन्वेसिव की जगह मिनिमल इन्वेसिव से करते हैं। उसका मतलब ये है कि जैसे पहले ट्रेडिशनली पूरी और सारी सर्जरीज यहाँ से होती थी, अब भी काफ़ी मतलब 50% यहाँ से होती है, इसलिए कि जो एक्सेस है जिस चीज़ को आप ट्रीट करना चाहते हो, सबसे पहला कंसर्न हमारा होता है कि सेफ्टी ऑफ द पेशेंट। जी। तो ये अप्रोच ज़रूरी है। तो यहाँ से नहीं तो जैसे वैल्व्स हम रिप्लेस करते हैं, एओर्टिक वाल्व छोटे से इंसिजन से यहाँ से करते हैं, माइट्रल वाल्व यहाँ से करते हैं, बाईपास सर्जरी यहाँ से करते हैं। सो ये मिनिमल इन्वेसिव अप्रोच भी काफ़ी प्रोग्रेस कर गई है, इंस्ट्रूमेंट्स बने हैं और अब रोबोटिक्स भी शुरू है। जी, तो ये जो बाईपास है और जो स्टेंट डालना है ये मिनिमल इन्वेसिव के तहत आती है? सो देन वी से कि इंटरवेंशनल जो है उसके अंदर बॉडी में कोई इंसिजन्स वगैरह नहीं देने पड़ते। स्टेंट जो है वो पंक्चर करके या तो रिस्ट में या लेग से एक्सेस करके स्टेंट लग सकता है बाय कैथेटर। ओके। तो वो यू कैन से इन्वेसिव तो है क्योंकि यू आर एंटरिंग द बॉडी, जी। बट इट इज मिनी इन्वेसिव। ओके। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन इन्वेसिव, मिनिमल इन्वेसिव एंड एंड इंटरवेंशनल इंटरवेंशनल। कार्डियोलॉजी। सर ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं जहाँ पे ब्लॉकेज जब हार्ट में आई या तो स्टेंट डाला गया या कुछ केसेस में बाईपास सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ी। आप ये बता सकते हैं कि स्टेंट डालने की नौबत कब आती है और कब डॉक्टर्स बोलते हैं कि नहीं स्टेंट से काम नहीं चलेगा, अब बाईपास करना सो पड़ेगा? हमारा थॉट प्रोसेस जो है वो 3 स्टेजेस में जाता है। जी। अगर जो पेशेंट की जो ब्लॉकेजेस हैं दे कैन बी मैनेज्ड बाय मेडिसिन or reversed by medicine, that's what we choose. ओके। If they have gone beyond that, the blockages have become dangerous for a heart attack, तब उनकी इंटरवेंशन करनी पड़ती है। अगर जो वो ब्लॉकेजेस लोकेशन उनकी लेंथ ऑफ द ब्लॉकेज, उनकी कैल्सिफिकेशन
और मल्टीप्लिसिटी देखते हुए ये डिसाइड किया जाता है कि ये स्टेंटिंग से लॉन्ग टर्म रिलीफ मिलेगा कि बाईपास से मिलेगा। इसको हम कहते हैं हार्ट टीम। जैसे मैदानता में हम हार्ट टीम प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें हर एक पेशेंट की जो फाइंडिंग्स हैं उसको एक क्लिनिकल कार्डियोलॉजिस्ट, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट और सर्जन रिव्यू करेंगे कि देखने के लिए कि व्हाट इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर देम। स्पेशली आप देखोगे कि आज के दिन बहुत सारे लोग हैं जिनको डायबिटिक स्पेशली, जिनकी हार्ट फंक्शन बहुत कमज़ोर हो गया है, बट अभी भी ब्लॉकेजेस इस तरीके से हैं कि अगर जो उसको ब्लड नहीं पहुंचाया जाए हार्ट को तो वो 70-80% रिस्क होता है उनको। इसीलिए उनके लिए इंटरवेंशन अगर जो अच्छी है तो वो स्टेंटिंग वगैरह के साथ, अगर जो सर्जरी है, आज के दिन सर्जरी भी हो जाती है उनकी। दूसरी बात यह है कि कई लोगों में कंबाइंड प्रॉब्लम आता है, वैल्व और जो ब्लॉकेजेस आ गए, उनके अंदर मोस्टली सर्जरी करनी पड़ती है। आज के दिन एक नई टेक्नोलॉजी, इसको हम स्ट्रक्चरल हार्ट का टेक्नोलॉजी कहते हैं, जिसको शॉर्ट नेम टावी कहते हैं, ट्रांस आर्टेरियल या टावी। वो टावी जो है वो भी काफ़ी एप्लीकेबल है कि तार के ज़रिए हम कई वैल्व्स को हम चेंज कर सकते हैं, स्पेशली एओर्टिक वैल्व को। वो स्पेशली बना था कि ओल्डर पीपल जिनका सर्जरी का रिस्क हाई है उनके लिए ये बहुत बड़ी रिलीफ है। अब उसकी टेक्नोलॉजी तो एस्टैब्लिश हो गई है, अब सिर्फ इतना नहीं पता उसकी लाइफ कितनी होगी, वो अभी लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स निकलेंगे तो पता लग जाएगा। सो किसी का भी अगर जो वैल्व सर्जरी का रिस्क ज़्यादा है तो उसके लिए एओर्टिक वैल्व खास के लिए ये स्ट्रक्चरल हार्ट के माध्यम से इसको टावी किया जा सकता है। सर, बहुत लोग स्टेंट डलवाते हैं, स्पेशली अगर बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज नहीं है तो, पर क्या स्टेंट के साथ रिस्क ये रहता है कि कुछ समय बाद वो डिसॉल्व होने लगता है? ऐसे में पेशेंट को क्या करना चाहिए? क्या रेगुलर चेकअप से पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? ये बात सही है। वैसे मोस्ट स्टेंट्स जो आज के दिन हैं वो डिसॉल्व नहीं होते, बट उनका डेंजर सबका यही होता है कि वो ब्लॉकेज फिर से आ जाए। जी। तो जितने मल्टीपल स्टेंट लगेंगे उतना ही चांस है कि कोई ना कोई स्टेंट या सारों में कुछ ना कुछ ब्लॉकेज आएगा। तो इसका चेकअप ज़रूर होना चाहिए, और अगर जो चेकअप में निकलता है कि वो ब्लॉकेजेस वापस आ रहे हैं तो फिर एंजियोग्राफी करनी पड़ती है। उससे पता लग जाता है कि कितना रिस्क है। कितने साल में चेकअप कराते रहे? नहीं, इसका तो पहला चेकअप जो है तो फर्स्ट 3 मंथ्स में करते हैं जी। उसके बाद डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी स्टेंट्स, व्हाट लोकेशन, आइदर एवरी 6 मंथ्स और एवरी ईयर वो चेकअप ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि वो होता क्या है कि लोग कुछ रिलीफ फील करते हैं, नॉर्मल फंक्शनिंग शुरू कर देते हैं, तो वो फिर भूल जाते हैं। उसमें थोड़ा नुकसान हो जाता है क्योंकि सडनली हार्ट अटैक हो गया तो फिर आपका लॉस हो गया। जी तो सर। इसीलिए ये चेतावनी मैं देना चाहूँगा कि अगर जो आपकी स्टेंट है या बाईपास सर्जरी भी हुई है, बाईपास के लिए तो हम एनुअल चेकअप कहते हैं, स्टेंट्स के लिए मल्टीपल स्टेंट्स हैं तो एवरी 6 मंथ्स कहते हैं। सो इसीलिए ये भूलना नहीं है कि हार्ट डिजीज़ है, उसकी हिफाजत करनी है। क्योंकि जो करते हैं, जैसे हमारे पेशेंट्स हैं, मेरे की वे 35-35 साल चल रहे हैं, नॉर्मल लाइफ लीड कर रहे हैं जी। तो अगर जो आप अपना ख्याल रखोगे तो इसकी कोई अनलिमिटेड, जैसे बाईपास की अनलिमिटेड होती है जी। मोस्ट स्टेंट्स भी ठीक चलते हैं, सिर्फ 10-15% को ब्लॉकेजेस आएंगे फिर से। ओके सर, एक बात बताइए, बहुत बार ऐसा हमने सुना है कि जब बाईपास सर्जरी हो रही होती है तब दिल को धड़कना जो उसका होता है वो रोक दिया जाता है, तब दिल धड़कता नहीं है। क्या वाकई ऐसा होता है सर्जरी के नहीं, दौरान? ऐसा हुआ करता था, अब नहीं। जिसको हम कहते हैं ऑन पंप, मतलब हार्ट लंग मशीन यूज़ करके हार्ट को स्टॉप करके फिर करते थे। टेक्नोलॉजी ने और हमारी स्किल्स ने आज के दिन 99% पेशेंट्स की जो बाईपास करना है उनको हार्ट लंग मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसको हम बीटिंग हार्ट कहते हैं और ऑफ पंप बाईपास कहते हैं। उससे जो बॉडी के ऊपर ट्रॉमा है, जो वो हार्ट लंग मशीन का ट्रॉमा था, वो ख़त्म हो जाता है। जी। और जो इंसिजन्स भी हैं वो भी छोटी हो गई क्योंकि उसमें इतना हार्ट लंग मशीन के कैनुला वगैरह डालने नहीं पड़ते। जी। तो प्रोग्रेस तो बहुत हुई है कि जो रिजल्ट्स हैं आज के दिन 99.5% से अच्छे रिजल्ट्स हैं कि लोग जिनका बाईपास होगा वो सरवाइव कर जाएंगे मुझे और ऐसा लॉन्ग लाइफ जिएंगे। तो सुनने ये में लग रहा है कि बाईपास ज़्यादा बेटर ऑप्शन है।
नहीं नहीं नहीं, हर एक के लिए अलग अलग जो उचित है वही करना चाहिए। जी। जो परमानेंट चाहिए, सही बात है, बाईपास होना चाहिए। स्टेंट्स का ये है कि अगर जो बंद होते हैं या उसमें ओवर टाइम कुछ ना कुछ शायद करना पड़ता है। बाईपास में 95% से ऊपर लोग हैं जिनको फिर कभी कुछ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पड़ती। अगर जो बाईपास ठीक तरीके से हुआ है। ओके सर, तो आप इसीलिए हर एक का ये रूल नहीं है कि इसका तो जी, बाईपास ही कर सबका दो, बाईपास कर बट दो। हम इसीलिए हार्ट टीम का कॉन्सेप्ट हम प्रैक्टिस करते हैं जी। कि कोई बायस नहीं होना चाहिए, जो पेशेंट के हित में है उसी चीज़ को करो। ओके सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे है, आए दिन खबरें आ रही हैं किसी 25 साल के इंसान को हार्ट अटैक पड़ गया, किसी 30 साल के इंसान को हार्ट अटैक पड़ गया। तो ये जो हार्ट अटैक पड़ने की उम्र है ये धीरे-धीरे एकदम घटती जा रही है एंड सडन राइज इन केसेस। सर, क्या कोविड वैक्सीन या कोविड का कोई लेना-देना है इससे? सो देखो, ये चिंता का सब्जेक्ट है, क्योंकि हमें भी ये तो एहसास पहले भी था कि यूरोप या अमेरिका के की तुलना में हमारे लोगों को 10 साल कम एज पे हार्ट अटैक होते हैं या हार्ट डिजीज़ बढ़ती है। ये इसमें बहुत सारी रिसर्च हुई है। तो ये तो एक तो हमारा जेनेटिक मेकअप ही ऐसा है कि जिसमें प्रोपेंसिटी है, क्योंकि आप देखोगे पॉपुलेशन में किसी किसी में कोई डिजीज़ होती है, किसी किसी में कोई। हमारे में एथेरोस्क्लेरोसिस, अब एक तो जेनेटिक, दूसरा हमारी डाइट, तीसरा हमारा लाइफस्टाइल, चौथा स्ट्रेस और स्मोकिंग और टोबैको यूज़ बहुत है इंडिया में। सर, अभी आपने जो टर्म मेंशन किया, क्या इसका मतलब है हार्ट में ब्लॉकेज आना? हाँ, ओके, atherosclerosis. जी, जी। Atherosclerosis is the deposition of fat material inside the arteries. ओके, तो वो आर्टरीज पहले इन्फ्लेम होती हैं, फिर उसके अंदर आहिस्ते आहिस्ते वो फैट डिपॉजिट होना लगता है, फिर वो फाइब्रोस होकर कैल्शियम हो जाता है। तो इसलिए ये प्रोसेस चलता जाता है, एक बार शुरू हो जाए तो। ओके। तो पर इसके लिए ज़रूरी है कि पेशेंट्स किस तरीके का ध्यान रखें? मतलब कुछ ऐसे सिम्पटम्स हैं दैट यू शुड वॉच आउट देखो, फॉर? एक तो लाइफस्टाइल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो लाइक आई सेड कि हाउ मच यू ईट, अगर जो आप अपने आइडियल बॉडी वेट में हो, 10% प्लस माइनस हो, तो चांसेस ऑफ गेटिंग डिजीज बिकम्स मच लेस। क्योंकि अगर जो आपको ओबिसिटी है तो आपको हार्ट डिजीज़ ही नहीं, डायबिटीज़, कैंसर, यू नेम इट, जॉइंट्स वगैरह सब में प्रॉब्लम आएगी। जी। ठीक है, इसीलिए पहला काम तो ये है कि ऐसे अपना बैलेंस रखा जाए कि आपका वेट जो है आपकी लिमिट में रहे। दूसरा, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल सेडेंटरी हो गया है, तो टू प्राइम द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एटलीस्ट 40 मिनट की ब्रिस्क एक्सरसाइज करनी चाहिए। ब्रिस्क कुड बी अ वेरी फास्ट वॉक, इट कुड बी रनिंग, इट कुड बी ट्रेडमिल, इट कुड बी एनी एक्सरसाइज फॉर 40 मिनट्स एटलीस्ट 4 times a week. ओके, इफ यू कैन डू मोर, अच्छी बात है। या वो तो बहुत अच्छा रहेगा। पर अगर जो आप करते हैं ऐसा और अपना ये ध्यान रखते हैं, और डी स्ट्रेसिंग जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल स्ट्रेस तो इतना ज़्यादा हो गया है कि आप किसी को भी पूछोगे तो या एहसास होगा, चाहे कोई काम करने जा रहा है, ट्रैफिक में फंसा हुआ है, यू नो, लाइफ के स्ट्रेसेस बहुत बड़े हैं, उसके ऊपर पोल्यूशन बहुत बढ़ गया है। बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए ऑल दीज फैक्टर्स जो हैं वो हमें इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो इसीलिए योगा एंड प्राणायाम इज़ द बेस्ट वे टू डी स्ट्रेस। तो अगर जो आप अपनी डेली रूटीन में या एटलीस्ट 4-5 बार हफ्ते में इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, तो दैट्स द बेस्ट यू कैन डू। सो विद यू, इफ़ यू सो ईटिंग द राइट स्टफ, मेंटेनिंग योर फिजिकल बीइंग बाय एक्सरसाइज, डी स्ट्रेसिंग एंड नॉन यूज ऑफ टोबैको। टोबैको तो किसी फॉर्म में भी बहुत डेंजरस है। तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट। जो किसी फॉर्म में आप लोगे, हर एक का अपना अपना। स्मोकिंग करोगे वो कैंसर बढ़ा सकता है, लंग्स खराब कर सकता है। चूइंग करोगे तो ओरल कैंसर, इंडिया में ओरल कैंसर सबसे ज़्यादा है क्योंकि चूइंग बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी ऐसी चीज़ के हर एक का कॉन्सिक्वेंस है। तो इसीलिए अगर जो आप मिडल में रहो एंड ट्राई टू स्टे हेल्थी, दैट्स द बेस्ट यू कैन डू। फिर बाकी जेनेटिक्स बहुत रोल प्ले करती है। क्योंकि मेरे पापा या उनके पापा को कभी हार्ट की बीमारी है तो तो मुझे हम आएगी। आज के दिन हम कहते हैं कि अपने जीन्स को पहचानिए। अगर जो आपकी फैमिली में है तो आपको पता है कि अगर जो फादर मदर को होगा या अंकल वगैरह को, तो आपको डबल चांस होगा हार्ट डिजीज का। डायबिटीज़, अगर जो एक पेशेंट
एक पेरेंट को है तो 25% चांस होगा, दोनों पेरेंट्स को है तो 50% चांस। तो अब आपको पता ही लग गया कि मेरे को ये प्रोपेंसिटी है, इसमें लापरवाही करना इज़ नॉट अ गुड थिंग। अगर जो लापरवाही करोगे तो सफ़र करोगे ही करोगे। आज के दिन बहुत साधन है कि हार्ट डिजीज़ को रोका जा सकता है, हार्ट डिजीज़ को रिवर्स किया जा सकता है, डायबिटीज़ को रोका जा सकता है, फ्रॉम प्री डायबिटिक टू डायबिटिक बचा सकते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स आर अवेलेबल टुडे। जी। पर आपको अपना, सो इसीलिए हम कहते हैं अगर जो जेनेटिकली आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, जैसे डायबिटीज़ है या हार्ट डिजीज़ है या कैंसर है, तो अपना 25 इयर्स की एज में पूरा स्क्रीनिंग करा लेना चाहिए। ठीक है। अगर जो नहीं है तो लेटेस्ट बाय द एज ऑफ 30 अपने सारे रिस्क फैक्टर्स को असेस करा लेना चाहिए। ये सिंपल टेस्ट है, डजंट कॉस्ट मच। कौन सी टेस्ट है ये? नहीं, हम इसको एग्जेक्टिव चेकअप कहते हैं, मतलब अच्छा। उसमें ट्रेडमिल है, चेस्ट एक्सरे है, ब्लड के सारे टेस्ट हैं, शुगर, यूरिया, तो उसमें सारी, और ब्लड प्रेशर है, सारी चीज़ें पता लग जाती हैं। जी। तो इसीलिए अगर जो आप ये चीज़ों पे अमल करेंगे, दैट्स द हेल्थीएस्ट यू कैन स्टे। फिर बाकी जो भी कुछ है। थैंक यू सो मच डॉक्टर त्रेहन फॉर जॉइनिंग अस। उम्मीद है आपके जितने भी सवाल थे आपकी दिल की सेहत से जुड़े, उनके जवाब आपको मिल गए होंगे। थैंक यू।